एसआईआर, जिस पर कई प्रदेशों में घमासान मचा हुआ है। एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की तैयारी में है। एसआईआर को लेकर के बड़ी खबर यह है कि 12 राज्य ओवर एसआईआर 2.0 विपक्ष हंगामा कर रहा है और सरकार अपना दावा कर रही है। अब तक 20 से ज्यादा कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। आपका वोट बचेगा या कटेगा? आज हम बात करने वाले हैं एसआईआर फॉर्म के बारे में, जो अभी इंडिया के लगभग 12 स्टेट्स में फिल होना स्टार्ट हो चुका है। इस वीडियो में हम जानेंगे क्या ये फॉर्म होता है, कैसे ये फॉर्म भरा जाता है, इसके अपने नियम क्या है और कैसे कैसे धीरे धीरे ये देश में प्रोसेस चलेगा आगे आने वाले समय में, और बीएलओ का इसमें क्या रोल रहेगा। देखिए, आपके एरिया में या जो आपके एरिया का बीएलओ है, बूथ लेवल ऑफिसर बोलते हैं, वो आपके घर आता है और आपको एक नया फॉर्म देगा। ठीक है, ये फॉर्म हर उस वोटर के लिए इंपॉर्टेंट है जो जिनके पास वोटर आईडी। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपके पास वोटर आईडी है तो आपको ये फॉर्म भरना अनिवार्य है। ओके, जानते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है ये फॉर्म भरना? सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये नॉर्मल फॉर्म नहीं है। अगर आपने फॉर्म जरा सा भी ऊपर नीचे गलत भर दिया या इनकम्प्लीट छोड़ दिया तो आपका नाम वोटर आईडी जो लिस्ट होती है, वोटर वाली लिस्ट होती है, उससे कट कर दिया जाएगा। इस फॉर्म का मेन पर्पस है वोटर डेटा को अपडेट और वेरीफाई करना, जैसे डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, रिलेटिव्स का डिटेल, पेरेंट्स का डिटेल। 2003 वाली वोटर लिस्ट से भी मैचिंग की जाएगी, वो लिस्ट भी बड़ी जरूरी है, उसका भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, उसके बारे में भी इसमें बात करेंगे इस वीडियो में। लोगों के ना बड़े कॉमन से क्वेश्चंस है इस पे, मैं देख रहा था कई सारी वीडियोस यूट्यूब पे, तो बहुत सारे लोग कुछ सवाल पूछ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे उन सवालों का जवाब इस वीडियो में दे पाए। महिलाएं ये फॉर्म कैसे भरेंगी, एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है। एड्रेस मायके का लगेगा या ससुराल का? क्योंकि अगर वोटर आईडी तो आपका पुराना चला आ रहा है तो अब कौन सा एड्रेस लगेगा? मेरे माँ बाप अब जिंदा नहीं है तो मैं गार्जियन के नाम पे किसका नाम लिखूं, वहां पर क्या लिखूं, वो बताइए। पहले मैं दूसरी जगह रहता था या रहती थी, अब नई जगह शिफ्ट हो गई हूं, तो कौन सा एड्रेस भरना जरूरी है, भरा जाएगा। ठीक है, मेरे पेरेंट्स का नाम भी 2003 वोटर लिस्ट में नहीं है, तब क्या करूं? और किसी का भी नाम वोटर कार्ड में नहीं है या 2003 की लिस्ट में नहीं है, मिल नहीं रहा है, तब क्या किया जाए? फॉर्म कैसे भरें? फॉर्म भरना पड़ेगा, नहीं भरना पड़ेगा? इन सब के आंसर मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, सिंपल इजी भाषा में, स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को पूरा समझ लेते हैं। एसआईआर फॉर्म है क्या, सबसे पहले ये जानना है। देखिए, जो फॉर्म बीएलओ आपके पास लेकर आएंगे ना, उसको कई जगह एन्यूमरेशन फॉर्म बोला जा रहा है, कई जगह उसको एसआईआर फॉर्म बोला जा रहा है। ये दो अलग अलग नाम से इस फॉर्म को इस समय बोला जा रहा है। ठीक है, इस फॉर्म पर सबसे पहले आप देखेंगे आपका नाम होगा, फिर उसके बाद वोटर आईडी नंबर आप देखेंगे, फिर क्यूआर कोड होगा, बहुत जरूरी है क्यूआर कोड। उसके बाद जो फोटो आपके पुराने वोटर लिस्ट में थी या लगी होगी, वो ऑलरेडी इस पे प्रिंटेड हो सकती है, एक बार आप उसको चेक कर लीजिएगा। आपको इसके आगे का सारा डेटा सही फिल करना है, कहीं पर कोई गड़बड़ी हुई और आपका नाम वोटर आईडी या वोटर लिस्ट से कट हो जाएगा। फोटो का रिक्वायरमेंट सबसे पहला स्टेप, फॉर्म के ऊपर या साइड में एक जगह होगी जहां लिखा होगा पेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है, यहां पर आपको पासपोर्ट साइज जो करंट फोटो है वो आपको चिपकानी है। करंट का मतलब 3 महीने से ज्यादा पुराना फोटो नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। साल 2 साल पुराना फोटो मत डालिएगा। कोई भी रिसेंट क्लियर पासपोर्ट साइज फोटो जिसके पीछे एक प्लेन क्लियर बैकग्राउंड हो, वही फोटो आपको लगानी है। आड़े तिरछे वाले पोज नहीं देने, स्ट्रेट कैमरा के सामने खड़े होके आपको बैठ के खड़े होके कैसे भी स्ट्रेट प्रोफाइल आना चाहिए, वैसे आपको फोटो खिंचवानी है और वही पेस्ट करनी है। ठीक है, स्टेप नंबर 2, कौन से पेन से भरना है और कौन सी लैंग्वेज में? फॉर्म को भरने के लिए आप ब्लैक या ब्लू पेन का इस्तेमाल बड़े आराम से कर सकते हैं। लैंग्वेज का बड़ा एक इंपॉर्टेंट रूल है, फॉर्म जिस लैंग्वेज में प्रिंट हुआ है उसी लैंग्वेज में आपको फिल करना है। मतलब हिंदी में हुआ तो हिंदी, इंग्लिश में हो तो इंग्लिश, या किसी और भाषा में हुआ है तो आप उसमें आपको भाषा देख के भरना है। ठीक है, मिक्स मत करिएगा। जैसे मान लीजिए जिस लैंग्वेज में फॉर्म है उसी लैंग्वेज में आपको फॉलो करना है। इंग्लिश में लिखा है हिंदी भर दिया, हिंदी में लिखा है इंग्लिश भर दिया, वो नहीं चलेगा। तीसरा यहाँ पे स्टेप आता है डेट ऑफ बर्थ कहाँ से लेना है। डेट ऑफ बर्थ आप कौन सी लेंगे बहुत जरूरी है। फॉर्म में सबसे पहले क्वेश्चन आएगा डेट ऑफ बर्थ, डीओबी करके लिखा होगा। ठीक है, यहाँ लोगों को डाउट होता है, आधार का डीओबी भरूं, वोटर आईडी का डीओबी भरूं। यहाँ सिंपल रूल फॉलो करिए, सबसे बढ़िया है जो भी डिटेल्स आप भर रहे हैं वो आधार कार्ड के हिसाब से भरना है। जो भी आधार कार्ड पे लिखा है
वही पत्थर की लकीर है, आपको वही मानना है, ठीक है। आधार कार्ड आप निकालिए, इसमें जो भी आपका ड्यू भी दिया है DDMMYY फॉर्मेट में, वही डेट ऑफ बर्थ आप इस फॉर्म में भर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आधार में ड्यू भी दिया है 1/1/1995, तो यही आपको फॉर्म में एग्जैक्ट वैसे ही लिखना पड़ेगा। इसके आगे आप देखेंगे तो आपका आधार नंबर मांगा जाएगा और आपका फोन नंबर मांगा जाएगा। ध्यान से बिना गलती के 12 डिजिट वाला आधार नंबर जो आपका है वही भरिएगा, कोई गलती मत कीजिएगा। एक भी डिजिट ऊपर नीचे हुआ, उल्टा सीधा हुआ और आपको पता है फिर वोटर लिस्ट से नाम कट सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। यही नंबर फ्यूचर में यहाँ पे मान लीजिए OTP आते हैं या कोई कांटेक्ट करने के लिए कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, कांटेक्ट करने वाला नंबर वही नंबर ही होगा जो आप देंगे, ठीक है। तो जो नंबर एक्टिव है, चल रहा है और आपको यकीन है कई सालों तक यही नंबर रहेगा, वही इसमें लिखिएगा, ठीक है। स्टेप 5 क्या होता है, ये आ जाएगा इसमें फादर या गार्जियन नेम। कौन सा लिखना है, फादर का लिखना है, गार्जियन का लिखना है, आइए इसको समझते हैं। यहां सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है स्पेशली मैरिड वुमेन के लिए। भाई पति का नाम लिखें या पिता का नाम लिखें, ये समझ में नहीं आता। तो सबसे पहली बात यहाँ ना रूल बहुत क्लियर सिंपल है, हमेशा फादर्स नेम ही आपको यहाँ पे लिखना है। चाहे आप मेल हो या फीमेल, चाहे शादी हो चुकी है या नहीं हुई है, उससे मतलब नहीं है। इस कॉलम में पिता का नाम ही आएगा, उसके अलावा पति का नाम, गार्जियन का नाम आप नहीं लिख सकते। अगर किसी के फादर नहीं है, वो एक्सपायर कर गए हैं या फिर पास्ड अवे इन रीसेंट टाइम्स, तो भी आपको पापा का नाम, फादर का नाम ही उसमें लिखना है। कहीं पर फादर का रिकॉर्ड होना जरूरी है, मतलब कहीं पर भी फादर का रिकॉर्ड, उनका कोई कार्ड, उनका कोई परिचय किसी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के थ्रू अगर अवेलेबल है तो फादर का नाम ही आपको वहां लिखना पड़ेगा। सिर्फ बहुत रेयर केसेस में जहां फादर का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, वहां लीगल गार्जियन का नाम आपको लिखना है। लिखा जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे चाचा हो गए, दादा हो गए या कोई ऑफिशियली अपॉइंटेड गार्जियन है, आपको उनका नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद कुछ फॉर्म्स में फादर्स का एपिक नंबर यानी उनका जो वोटर आईडी नंबर है वो भी पूछा जा सकता है। अगर आपके फादर का वोटर आईडी है तो उसका नंबर इस कॉलम में यहां पर आप उसको लिख सकते हैं। अगर नहीं पता या वोटर आईडी नहीं है तो ये कॉलम जनरली ऑप्शनल होता है, आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी उसमें नहीं होगी। अगला स्टेप आता है मदर्स नेम और उनका वोटर आईडी नंबर, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में जो भी आपकी मम्मी का नाम है आपने वो लिख दिया, जैसा नाम है वैसे ही लिखिएगा। स्पेलिंग में गड़बड़ी चाहे फादर्स नेम या मदर्स नेम मत करिएगा, प्रॉब्लम आ सकती है। अगर फॉर्म में मदर्स एपिक नंबर यानी कि उनका वोटर आईडी पूछा जा रहा है तो आप आराम से उनका वोटर आईडी नंबर जो भी आपके पास अवेलेबल है वो लिख दीजिएगा। अगर किसी कारणवश उनका वोटर आईडी नहीं है, नंबर नहीं है, तो ये कॉलम भी आप खाली छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। अगला स्टेप आता है स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ नेम, ठीक है। स्पाउस नेम बहुत जरूरी है। अगर मैरिड वुमेन का फॉर्म है, यहां पे पति का नाम आपको लिखना है, ठीक है। अगर मैरिड मैन का फॉर्म है तो यहां पे आपको अपनी धर्मपत्नी का नाम लिखना है। एग्जाम्पल के नाम पे मान लीजिए आपका ये नाम है तो आपकी जो पत्नी का नाम है वो लिख दीजिए और वाइस वर्सा वो हो जाएगा। स्पाउस के एपिक नंबर का कॉलम आएगा, ये भी वहां पे मेंशन है। तो अगर आपके हस्बैंड या वाइफ का वोटर आईडी कार्ड है, उनका नंबर है तो वो लिख दीजिएगा। अगर नहीं है तो इस कॉलम को भी आप खाली छोड़ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पे आने वाली है। अगर आप अनमैरिड हैं तो ये स्पाउस नेम और एपिक को दोनों कॉलम को आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, बिकॉज ये आपके लिए तो वैलिड ही नहीं है ना। अब शादी नहीं हुई तो फिर बीवी कहाँ से आएगी या हस्बैंड कहाँ से आएगा, वो तो आप समझ सकते हैं। अगला स्टेप है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, 2003 वाली जो वोटर लिस्ट की बात हो रही थी, अब उसको देखते हैं, ठीक है। अब आता है फॉर्म का सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम जो लोगों के लिए सबसे कंफ्यूजिंग है, जो जिस पे बड़े सवाल चल रहे लोगों के। ये कॉलम बेसिकली आपसे पूछता है आपका या आपके पेरेंट्स का नाम 2003 वाली वोटर लिस्ट में है या नहीं। वो लिस्ट निकल जाती है, ऑनलाइन आप निकाल सकते हैं। अगर है तो वहां का असेंबली नेम, एसी नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, वोटर आईडी नंबर क्या है, ये सब आपको जो है उसमें से निकालना होगा। इसीलिए पहले 2003 वाली वोटर लिस्ट डाउनलोड करनी पड़ेगी। डिटेल कहां मिलेंगी आपको बता देते हैं। जब आप 2003 वाली वोटर लिस्ट का फर्स्ट पेज खोलेंगे तो उसमें आपको ये सब मिल जाएगा, जैसे कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नेम, पार्ट नंबर या भाग संख्या। उसके बाद लिस्ट के नीचे पेजेस में आपको मिलेगा सब लोगों का नाम, उनका सीरियल नंबर जैसे क्रम संख्या जो भी होती है, और वोटर आईडी नंबर जैसे कि एपिक नंबर बोला जाता है, वो सब आपको दिख जाएगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले लिस्ट में अपना या अपने फादर मदर का नाम ढूंढना है। जैसे ही नाम आपको मिल जाए उस नाम के लेफ्ट साइड में जो सीरियल नंबर मेंशन्ड है उसको बोलते हैं एसआर नंबर, है ना, वो आपको वहां से पिक कर लेना है। उसी पेज के ऊपर या हेडर में जो पार्ट नंबर लिखा है वो पार्ट नंबर में जाएगा, मतलब फॉर्म को वैसे ही फिल आपको करते जाना है।
फर्स्ट पेज से एसी नेम और एसी नंबर देखकर फॉर्म में आप लिख दीजिएगा। ठीक है, सारी डिटेल्स आपको 2003 के लिस्ट में मिलेगी जो आप अपने फॉर्म में लिखते चले जाएंगे। जिस नाम को आप रेफरेंस के लिए यूज कर रहे हो उसका वोटर आईडी नंबर भी फॉर्म में लिखना बहुत जरूरी है। अब 3 केसेस की बात करते हैं, कौन क्या क्या भरेगा। केस नंबर 1, आपका नाम 2003 की लिस्ट में अगर है, बहुत बढ़िया, सबसे इजी केस है। आपको अपने ही नाम का जो 2003 लिस्ट में है उसको आप ढूंढ लीजिए, उसके बाद अपना नाम, एसी नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर सब आप फॉर्म में भर दीजिएगा। इस केस में पेरेंट्स की डिटेल अलग से 2003 रेफरेंस के लिए देने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही हो जाएगा। केस नंबर 2, आपका नाम 2003 वाली लिस्ट में है ही नहीं लेकिन पेरेंट्स का है। बहुत लोगों के लिए केस ना बहुत वैलिड होगा, स्पेशली उनके लिए जिन्होंने बाद में वोटर आईडी बनवाया है। अगर आपका नाम 2003 वाली लिस्ट में नहीं मिलता लेकिन आपके फादर या मदर का नाम उसमें है, तो आप क्या करेंगे, रेफरेंस के लिए उनका नाम आप वहां पे यूज कर लीजिएगा। फॉर्म में जहां इलेक्टर नेम लिखा हुआ है या रेफरेंस इलेक्टर लिखा हुआ है वहां पर फादर या मदर का नाम आप लिख सकते हैं। एसी नेम, एसी नंबर, पार्ट सीरियल नंबर, वोटर आईडी सब उनके नाम से ही आप फिल कर सकते हैं। इस केस में भी आपका लिंक वोटर लिस्ट से बन जाएगा क्योंकि आप उनके फैमिली मेंबर हो। ठीक है, तीसरे केस की बात करते हैं, ना आपका नाम है लिस्ट में ना ही पेरेंट्स का है। अब क्या करेंगे, ये काफी ट्रिकी, काफी स्ट्रिक्ट केस है, घबराने वाली बात नहीं है। आईडी प्रूफ के तौर पे या उसके नाम पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ेंगे। पहला बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, दूसरा आधार कार्ड, तीसरा पैन कार्ड, चौथा पासपोर्ट, एजुकेशन रिलेटेड आईडी कार्ड, मार्कशीट वगैरह 10वीं की मार्कशीट या कोई और गवर्नमेंट फोटो आईडी कार्ड, है ना। तो यहाँ रूल ये है कि ये डॉक्यूमेंट्स तभी लगेंगे जब 2003 वोटर लिस्ट में आप या आपके पेरेंट्स का कोई रिकॉर्ड नहीं है तो, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगर 2003 वाली लिस्ट में किसी एक का भी नाम मिल जाता है तो पहले वो रेफरेंस यूज किया जाता है। डॉक्यूमेंट्स जनरली एक्स्ट्रा नहीं मांगे जाते अगर एक का भी नाम मिल गया तो, ठीक है। अच्छा, कुछ विमेन स्पेसिफिक डाउट्स भी हैं जिसपे हम बात कर लेते हैं। बहुत सारी महिलाओं का ना एक क्वेश्चन था, मेरा नाम पहले मायके के वोटर लिस्ट में था, अब शादी हो गई है, उसके बाद ससुराल आ गई हूं, तो एड्रेस कौन सा यूज होगा, क्या भरूं। इस फॉर्म में जो एड्रेस आप लिख रहे हो ना वो जनरली करंट आधार का जो एड्रेस है उसी हिसाब से आपको भरना होगा। लेकिन 2003 वोटर लिस्ट के रेफरेंस के लिए अगर आपके या आपके फादर का नाम जो मायके वाले एरिया की लिस्ट में था तो रेफरेंस के लिए मायके का ही 2003 लिस्ट डिटेल आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 2003 वाली लिस्ट में जो रेफरेंस मेंशन्ड है, जो भी रजिस्टर्ड रेफरेंस मेंशन्ड है, आपको वो सही से लिखना है, उसको गलत नहीं करना है। और फॉर्म में करंट एड्रेस सही से डालना होगा, क्योंकि अगर वो गलत डल गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, वो मान्य नहीं होगा। ऑलराइट, सो लास्ट स्टेप्स, जब आप फोटो चिपका चुके हो, डीओबी, आधार, मोबाइल, फादर, मदर, स्पाउस के डिटेल्स, 2003 वोटर लिस्ट या डॉक्यूमेंट रेफरेंस आप सब भर चुके हो, तब लास्ट में नीचे वाले बॉक्स में अपना साइन या थंब इंप्रेशन जरूर करिएगा। फॉर्म एक बार दोबारा क्रॉस चेक करिए, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, डिजिट की कोई गलती तो नहीं है, ब्लैंक कॉलम जो फिल होना चाहिए था वो रह तो नहीं गया। फॉर्म को बीएलओ को जाकर आप उसके बाद सबमिट कर सकते हैं जब आपको सारा सब कुछ फॉर्म में बढ़िया लग रहा है। बीएलओ अपना साइन करेगा और बाकी का प्रोसेस ऑनलाइन सिस्टम में अपडेट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है, एक फोटो कॉपी अपने पास जरूर रखना। जो भी आप फॉर्म दे रहे हो उसकी फोटो कॉपी जरूर रखिएगा। जैसे आप फॉर्म को फिल कर देते हैं, आप सबमिट करने से पहले उसकी फोटो कॉपी निकाल के अपने पास रखिएगा। कल को अगर मान लो सिस्टम में कोई गलती हो जाए या नाम मिस हो जाए तो आपके पास प्रूफ तो रहेगा ना कि आपने फॉर्म सही से भरा था, सिस्टम में गलती हुई है, राइट। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज है। तो दोस्तों, ये था एसआईआर फॉर्म और 2003 वोटर लिस्ट का पूरा ब्रेकडाउन। कौन कौन भरेगा, कैसे भरेगा, वुमेन के लिए क्या रूल्स हैं, उनको कैसे काम करना है, पेरेंट्स नहीं होने पर आपको क्या लिखना है और किस कंडीशन में कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये जानना बहुत जरूरी था। तो हमने इस वीडियो में सारी चीजों को समझ लिया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। मैंने बड़े आराम से पूरा फॉर्म समझाया है, कहाँ कहाँ क्या भरना है ये आपको बताया। फिर भी कुछ अगर रह गया हो मुझसे, आपको जानने का मन है या आप जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर आपको कुछ कमेंट कर दूंगा या एक अलग से वीडियो भी बना सकता हूं। ये वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आए, हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो बॉस वाला हिंदी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि
नोटिफिकेशंस हर वीडियो के आने पर आपके पास आते रहे। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, फॉर्म वगैरह ढंग से भरिए और इस SIR का जो नया रूल आया है इसको फॉलो करिए। ध्यान रहे कि आपका वोटर लिस्ट से नाम कट ना हो जाए, इसलिए SIR फॉर्म ढंग से भरना जरूरी है। बॉस वाला, बी द बॉस।